कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के खिलाफ काम शुरू कर दिया है। लगता यह है कि एक सफ़ा फट रहा है या एक पेज पे अब दूरियां हो रही हैं, एक पेज से हट रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग। मियां साहब फटेंगे जल्द। किस बात पे फटेंगे ये नहीं पता। फिर नून लीग वाले भी ना ऑफ कैमरा जब बैठते हैं जहाँ पे कहते हैं कि मियां बहुत तपा हुआ है, बड़ा मियां बहुत तपा हुआ है और बिल्कुल खुश नहीं है। मलिक रियाज के रेफरेंसेस चलवाना वो सिर्फ मलिक रियाज के खिलाफ नहीं है, मेन उसमें मेरा सवाल बिल्कुल यही था, मेन जरदारी है उसमें, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट के टॉप लेवल का दोबारा कहूँगा नहीं पता, लेकिन नीचे के लेवल पे एक रियलाइजेशन है कि शरीफ खानदान और जरदारी और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, हम इनके साथ सिस्टम नहीं चला सकते। इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि हमने मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। 2 दिन बाद शहबाज शरीफ साहब का आएगा कि मैं क्योंकि मेरा एक सीवियर मामला हो गया, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी नाम देगी मोहसिन नकवी साहब को। अच्छा, पीपल्स पार्टी खुद देगी नाम? पीपल्स पार्टी नाम देगी। शहबाज शरीफ भी वोट डालेंगे, नवाज शरीफ भी वोट डालेंगे मोहसिन नकवी को, और मरीम नवाज साहब गैलरी में बैठ के क्लैपिंग कर रही होंगी मोहसिन नकवी साहब के लिए और उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेज़। और जो सबसे पहले जाके मुबारकबाद देंगे मोहसिन नकवी को, उनमें से मरीम नवाज साहब टॉप 5 में होंगी। मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास हैं 2 महीने और वो खुद से वो डिसाइड कर चुके हैं। ये नहीं कि उनको किसी ने अल्टीमेटम दिया, वो जो उन्होंने 90 दिन वाली बात की थी उसके तनाजुर में कह रहा हूँ। मैं ख्याल उनके पास 2 महीने में अगर तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा हुआ है कि आप बातचीत के जरिए मामला तय कर सकते हैं तो कर लें खान के साथ, वरना वो उस तरफ चले जाएंगे अली अमीन गंडापुर के जिससे ये निज़ाम और इदारे उनकी हुकूमत खुद गिरा देंगे। और अगर वो नहीं करेंगे जो उनको करना चाहिए 2 माह बाद, या इमरान खान को रिहा करवाएंगे या इस निज़ाम को गिराएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। उनके अंदर ये कैपेसिटी बिल्कुल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप सियासत.pk देख रहे हैं। फरियाल अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। इस्तीफ़े का बहुत शोर है और इस्तीफ़े वाली शख्सियत ख्वाजा आसिफ की अभी मुलाकात भी हो रही है मियां नवाज शरीफ से। देखें, ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दिया है, ये खबर गलत नहीं है, ये खबर दुरुस्त है। ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दिया है लेकिन उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ। और ख्वाजा आसिफ जो है उनकी जो कल रात तक की मेरे पास इतलात हैं, उनकी फ़िलहाल तो बचत हो गई है, क्योंकि जो एंटी करप्शन ने जो रिमांड मांगा है मज़ीद 9 रोज़ का इकबाल सिंघेड़ा का सॉरी, उसमें उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं है जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ फंस सकते थे। देखें, उनके बारे में जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं पंजाब के, उनका इकबाल सिंघेड़ा के बारे में ये ख्याल ये है, ये इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 5 से 6 अरब की करप्शन की है। लेकिन जो इकबाल सिंघेड़ा से जो रिकवरी की जा रही है वो 17 से 20 करोड़ की जा रही है। तो अब सवाल यह है कि 17 से 20 करोड़ की तो आप रिकवरी कर रहे हैं, तो बाकी मामला कहाँ जाएंगे, बाकी पैसा कहाँ पे जाएगा, एक बात। दूसरा जो है वो मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जिसमें फंस सकते थे वो मामला है, इल्ज़ाम लग रहा है कि वहाँ जो साफ सुथरा पंजाब के जो फंड्स आए हैं, ठीक है, अरबों रुपए के, उसमें बताया जा रहा है कि फंड्स बहुत ज़्यादा आए हैं और जो खर्चा हुआ है वो 1 अरब से भी कम हुआ है। तो इसकी तहकीकात भी कुछ वहाँ के जर्नलिस्ट समझते हैं कि अगर तहकीकात होती हैं, जो सियालकोट के मकामी जर्नलिस्ट हैं वो समझते हैं कि अगर ये जो कंपनी जिसको ठेका दिया गया है सफाई का, अगर इसकी तहकीकात होती है, कब बनी, कैसे बनी, कौन कौन है इसमें, ट्रांजेक्शन कहाँ पे हैं, वो कहते हैं अगर इसकी वो कहते हैं 50% भी शफाफ तहकीकात हो गई तो ख्वाजा आसिफ साहब फंस जाएंगे। क्योंकि ये मामला शुरू ही ख्वाजा आसिफ साहब की वजह से हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक बंदा था, उसने जिस बंदे को गाड़ी बेची थी, वो बंदा ये जो सीए हाउस सोसाइटी वाले हैं और सीए स्पोर्ट्स वाले हैं, इनका वो डायरेक्टर था। उसने कंपनी का चेक दे दिया और बाद में वो बंदा फ्रॉड करके भाग गया। इन्होंने कहा पैसे दें, सीए वालों ने कहा कि वो तो हमारे पैसे खा के भाग गया, हम उसके पैसे क्यों दें, आपने हमसे वेरीफाई क्यों नहीं किया जब आपने चेक लिया। और दूसरा यह है कि कौन चेक कैश होने से पहले कागजात दे देता है, आपने गाड़ी की इतनी महंगी गाड़ी के कागजात दे दिए। तो उसमें फिर ये हुआ कि इन्होंने जो इकबाल सिंघेड़ा पे ये इल्ज़ाम लगता है, उन्होंने और ख्वाजा आसिफ साहब के बंदे के, क्योंकि वो पैसे थे तो ख्वाजा आसिफ साहब का भी है कि वो भी इसके पीछे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब के कहने पर ही इनको जो है वो उठाया गया, सीए वालों को, और इनको उठाया गया। और फिर जब उनको उठाया गया तो फिर तो वो जाहिर है फिर गेम हाथ से निकल गई। फिर वो एक चीज़ की मैं बहुत से जर्नलिस्ट मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ के पास गए थे ये जिनका ये मामला था। जी। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मरीम नवाज ने ही अरेस्ट करवाया है। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि मरीम नवाज अभी तक तो डटी हुई हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगी।
लेकिन फिर इस हद तक तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया ना कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब को बचा गई हैं अपने वालिद के कहने पर भी, और खुद भी वो कंप्रोमाइज़ फिर इस हद तक कर गई हैं। लेकिन इकबाल संघेड़ा को गिरफ्तार करवाने में उनका किरदार है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो बिजनेस वहाँ की एक फैमिली है, वो वहाँ के चैम्बर के लोगों को लेकर और कोर कमांडर गुजरांवाला के पास गए थे। लेकिन इस खबर का, ये खबर तो कुछ लोग कहते हैं, लेकिन इसकी मुझे तस्दीक नहीं हो सकी, या मैं तस्दीक कर नहीं सका, या मेरे इतने इस हवाले से सोर्सेज नहीं है कि मैं इस खबर को कंफर्म कर सकूं। लेकिन ये खबर कंफर्म है कि ये सीए स्पोर्ट्स वाले जो हैं, ये मौलवी शकूर साहब के जरिए मियां नवाज और मरीम नवाज से मिले, और जरा ये बताते हैं कि वहीं बैठे बैठे ही मरीम नवाज साहब ने सुहेल जफर चट्टा साहब को कॉल किया और कहा कि इनको उठा लें। अच्छा, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये सीए स्पोर्ट्स वाले चैम्बर के लोगों को लेके गए कोर कमांडर साहब के पास, कोर कमांडर साहब ने ऊपर बात की, ऊपर से फिर कॉल गई सुहेल जफर चट्टा साहब को कि आप उठा लें इसको, संघेड़ा को। लेकिन मेरे पास जो कंफर्म स्टोरी है वो यही है कि मरीम नवाज के कहने पे इकबाल संघेड़ा को उठाया। जिस तरह आप कोर कमांडर का भी जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें खबर भी यही है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है इस्तीफा कबूल कर लिया जाए। आप क्या कहते हैं? मैं नहीं चाहती एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट चाहती होती कि ख्वाजा आसिफ का इस्तीफा कबूल हो तो एक सेकंड ना लगता। ओके, ख्वाजा आसिफ इस्तीफा ना भी देते तो फॉर्म 47 के इस्तीफे के ऊपर उनका इस्तीफा मंजूर हो जाता। ख्वाजा आसिफ का के नाम पे लिखा हुआ इस्तीफा कोई लिखता, कोई वहां पे पीएम सेक्रेटेरिएट का कोई मुलाजिम वो ख्वाजा आसिफ के नाम से इस्तीफा लिखता और शहबाज शरीफ वो मंजूर करके नोटिफिकेशन भी कर देते। मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ का इस्तीफा चाहती है। और एक शोर भी हुआ है, गालिबन शहबाज शरीफ के पास वो आए तो उन्होंने कहा है कि इसहाक डार भी काम नहीं करने दे रहे मरकज में, और मरियम पंजाब में कोई काम नहीं करती मेरा। ऐसा हुआ है ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का ये मेरी इत्तला है कि ख्वाजा आसिफ साहब की ना वहाँ पे कोई मैच पड़ा हुआ है नौशीन इफ्तिखार साहबा के साथ। जी। और उनके साथ उनका मैच पड़ा हुआ है, और नौशीन इफ्तिखार को उन्होंने मिनिस्टर भी नहीं बनने दिया ख्वाजा आसिफ ने। ये भी इत्तलात है कि उनको मिनिस्टर बनाया जा रहा था, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिर मैं हलफ नहीं उठाऊंगा जब शुरू में। और फिर दूसरा ये भी है कि या पता नहीं उनका अपना उनको मिनिस्ट्री दी जा रही थी, वो उस बाद में या पहले, या इन्होंने हलफ उठा लिया तो कहा कि मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इन्होंने नौशीन इफ्तिखार के को वजारत मिलने पे इन्होंने रिजिस्ट किया था और वजारत उनको नहीं मिलने दी थी। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि नौशीन इफ्तिखार साहबा ने जब ये देखा कि ख्वाजा आसिफ के साथ मेरा मैच पड़ गया है, तो फिर वो मरीम नवाज साहबा के करीब हो गई। और फिर उन्होंने मरीम नवाज साहबा के करीब होके फिर ख्वाजा आसिफ साहब का पत्ता काटा है। ये भी इस तरह के, मतलब अब जाहिर है ये ज़राए से चीज़ें आ रही हैं जिसकी अब ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब तो कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा मैच पड़ा होता है नौशीन इफ्तिखार साहबा के साथ, और नौशीन इफ्तिखार साहबा ये नहीं बताएंगे कि हाँ मैंने मरीम के जरिए इनको वो सारा वो किया है। क्योंकि ये भी हुआ था एक बार कि इनकी बताया जाता है कि ट्रांसफर हो गई थी इकबाल संघेड़ा की। ख्वाजा साहब ने स्टैंड ले लिया, फिर वापस हो गया। अभी भी ख्वाजा साहब को शुरू में लगा कि नॉर्मल बात है, और ख्वाजा साहब जो है उन्होंने बड़ी कहते हैं कि धमकियां दी कि मैं 2 दिन में उसको बहाल करा लूंगा। लेकिन अब तो वो मामला बहुत आगे चला गया हुआ है। रिकॉर्ड पे जो आएगा वो 5% है। इकबाल संघेड़ा का मामला जो रिकॉर्ड पे आएगा वो 5% है, क्योंकि हमारे दोस्त जुबैर अली खान साहब की ये रिपोर्ट है, उनकी ये खबर है कि 2 पुलिस के अफसरान और 2 ब्यूरोक्रेट्स वो भी इसमें शिकंजे में आ गए, और उनमें से एक पुलिस अफसर और एक ब्यूरोक्रेट वो हैं जो वहां से ट्रांसफर हो चुके हैं, और एक पुलिस अफसर और एक ब्यूरोक्रेट वो हैं जो अभी भी वहां पे मौजूद हैं इसमें सियालकोट में, तो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। तो मामला शुरू तो हो गया है, अब ये कहाँ तक पहुंचता है देखें। ये जो नई मिजाज के उसके ऊपर डेरे पे भी जो छापा पड़ा है नून लीग के जो एमपी हैं सीसीडी का, और कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। देखें, इसको आप अगर मालिक साहब की खबर के साथ मिलाएं, देखें पहले ना जब 4 चीजें हुई ना, तो मैंने वीडियो की, मैंने कहा जी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि एस्टैब्लिशमेंट ने को नून लीग के खिलाफ काम शुरू कर दिया है। वो 4 चीजें क्या हुई थी? फैसलाबाद में नून लीग के एक बंदे के वो जाली कॉल सेंटर पे छापा पड़ता है, करेंसी भी उठाई जाती है, बंदे पकड़े जाते हैं। फिर यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने एक शख्सियत को कौमी अवार्ड से नवाजा, और वो एक इदारे को हेड करते थे, वो अरेस्ट हो गए, उनको भी FIA ने शायद अरेस्ट किया। फिर तीसरा वाकया ये होता है कि इकबाल संघेड़ा साहब जो हैं ये गिरफ्तार हो जाते हैं। चौथा ये है कि साद रिजवी साहब का बयान आ जाता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली और फलां फलां फलां। ये जब 4 चीजें हुई तो लोगों ने कहा कि लगता ये है कि एक सफ़ा फट रहा है, या एक पेज पे अब दूरियां हो रही हैं, एक पेज से हट रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग। मैंने कहा नहीं जी, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। लेकिन कल ये जो नईम इजाज साहब के डेरे पे छापा पड़ा है ना,
इसके बाद मुझे लगता है कि कोई मामला संजीदा है। अब मामला क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखें, मुनीर फारूक साहब, आपको भी पता है कि वो कहाँ से बोलते हैं, जी किसका पैगाम देते वो हैं, किसका पैगाम देते हैं। उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो ऐसा नहीं है कि इरेलीवेंट हो गए, वो मियाँ साहब जो है उन्होंने कोई टर्म यूज़ की, उन्होंने कहा कि बाउंस बैक करेंगे, इस तरह की कोई टर्म यूज़ की। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि मियाँ साहब फटेंगे जल्द। किस बात पे फटेंगे ये नहीं पता। सही। फिर नून लीग वाले भी ना ऑफ कैमरा जब बैठते हैं जहाँ पे कहते हैं कि मियाँ बहुत तपा हुआ है, बड़ा मियाँ बहुत तपा हुआ है, वो बिल्कुल खुश नहीं है और वो फटेगा किसी। जावेद लतीफ के बयानात भी हैं, जावेद लतीफ साहब के बयानात भी। तो अब एक ऐसे टाइम के ऊपर जब 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं, बिल्कुल, उसमें ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी कुछ चीज़ों पे नहीं मान रही, कुछ पे मियाँ साहब जो कहा जाता है कि नहीं मान रहे। दूसरी तरफ ये कि मियाँ साहब किसी वक्त फटेंगे। तो अब डॉट्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अल्लाह की ज़ात में तो जानती है, आपका एनालिसिस है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये हो सकता है कि अगर तो 27वीं तरमीम के ऊपर ये लोग किसी बात पे नहीं मान रहे, तो प्रेशराइज करने के लिए तो ये सारा ये जो मलिक रियाज के रेफरेंसेस चलवाना, वो सिर्फ मलिक रियाज के खिलाफ नहीं है, मेन उसमें मेरा सवाल बिल्कुल यही था, मेन जरदारी है उसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि नई मिजाज के उस पर छापा पड़ना, उनके ऊपर इल्जाम ही लगता है नई मिजाज के ऊपर कि वो इन्वेस्टर हैं शरीफ खानदान के, ठीक है। उधर से शरीफ खानदान के प्यारे ब्यूरोक्रेट्स को उठाया जाना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में पता नहीं चलती चीजें कि चीजें किस तरफ जाती हैं। और एक बार ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में खड़े होकर कहा था इमरान खान के दौर में कि जो हुकूमत होती है ना, वो सबसे ज्यादा बेखबर होती है। हुकूमत चिराग तले अंधेरा होता है, हुकूमत को पता ही नहीं होता कि पस पर्दा असल में चल क्या रहा है। तो अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बात तो है ना, इस्टेब्लिशमेंट की टॉप लेवल का मुझे नहीं पता, ठीक, नीचे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ना ये 100% रियलाइजेशन है कि इन दो खानदानों के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। बहुत पहले से है, फिर भी चल रहा है। देखें, उसकी वो वजह ये बताते हैं कि खान भी तो हाथ नहीं पकड़ा रहा ना, खान भी तो कोई बात मानने को तैयार नहीं है, खान भी तो एक स्टेप भी पीछे लेने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के टॉप लेवल का दोबारा कहूंगा नहीं पता, लेकिन नीचे के लेवल पे एक रियलाइजेशन है कि शरीफ खानदान और जरदारी और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, हम इनके साथ सिस्टम नहीं चला सकते। और उनके अंदर ये है रियलाइजेशन के बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत अंत मची है करप्शन और लूट मार की। मालिक साहब देखें ना, कह रहे हैं कि 2 साल में 2 से 3 हज़ार अरब की करप्शन हुई है। तो एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोगों के अंदर ये सोच है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम की जो यादाश्त है वो बहुत कमज़ोर है, और उनका ये ख्याल है कि अगर हम पकड़ देकर शुरू कर देते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों की, तो इससे इस्टेब्लिशमेंट अवाम के अंदर जो है वो दोबारा पॉपुलर होना शुरू हो जाएगी कि देखें जी, ये चोरों डाकू लुटेरों को हाथ डालना शुरू कर दिया। मेरा इससे इख्तिलाफ है। जब तक अवाम ने जिसको वोट दिया है उनको हुकूमत नहीं दे दी जाती, इक़्तिदार नहीं दे दिया जाता, तब तक आप इन चोरों डाकू लुटेरों को जितनों को भी पकड़ लें, लोग उस पर भी शक करेंगे कि वजह कुछ और है, मामला कुछ और है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। अगर मगर लोग करते रहेंगे, शकूक व शुबहात में रहेंगे, जब तक जिसको लोगों ने वोट दिया है उसको हुकूमत नहीं और इक़्तिदार नहीं सौंप दिया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों के अंदर जो है वो पॉपुलैरिटी वापस आ सकती है। और सिद्दीक साहब, ये तो हर बार होता है ना, यही चूरन एस्टैब्लिशमेंट बेचती है, लिस्टें तैयार हो गई, लिस्टें बन गई, एहतसाब होने लगा है, मतलब लोग रो रहे थे, पीट रहे थे कि इनको हमारे सरों पर मुसल्लत ना करें, तो अब की बार लोग ये चूरन एस्टैब्लिशमेंट का खरीदेंगे, वो तो उनको बल्कि ज्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे इस सब। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पिछले 2 साल में अगर 2 से 3 हज़ार अरब की करप्शन हुई है, तो उसका जिम्मेदार मैं नून लीग को तो नहीं समझता, उसका जिम्मेदार मैं पीपल्स पार्टी को तो नहीं समझता, उसका जिम्मेदार मैं ब्यूरोक्रेसी को तो नहीं समझता। जब इस्टेब्लिशमेंट उनको ये कॉन्फिडेंस देगी जी कि इमरान खान मुल्क का दुश्मन है, फौज का दुश्मन है, जब इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स जो हैं वो आगे टीवी चैनल पे कहेंगे कि फौज बतौर इदारा इमरान खान से नफरत करती है जी, तो फिर शरीफ खानदान को, जरदारी खान को, इनके एमएनएस, एमपीएस, इनकी ब्यूरोक्रेसी को ये मैसेज जा रहा है, इनकी पुलिस को मैसेज जा रहा है कि इमरान खान को फौज का इदारा अगर अपना दुश्मन समझता है और पाकिस्तान का दुश्मन समझता है, तो फिर फौज के पास तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। जब हम ही हम हैं तो फिर जो आप मर्जी करें। भाई, आप कोई भी एक पोजीशन में, मैं एक एसएच हूं, मुझे कहा जाता है कि पीटीआई के फलां बंदे के घर घुस जाओ, मैं घुस जाता हूँ, मैं उसकी बीवी के गिरबान से मैं हाथ डाल देता हूँ, मैं उसकी बेटी को थप्पड़ मार देता हूँ, मैं उसकी माँ को गालियाँ देता हूँ, मैं उसकी बहनों से बदतमीजी करता हूँ, मैं उसकी बहनों से मोबाइल छीन के ले आता हूँ। मुझे कहा जाता है अब इसके घर घुस जाओ, अब उसके घर चले जाओ, फिर इसको नाहक बंदे को, इस बेगुनाह को उठाओ। जब मुझसे ये चीज़ें करवाई जाएंगी,
अब मैं हो गया हूँ शेर, और भाई मेरे से ऐसे ऐसे काम लिए गए हैं जो मैंने किए हैं, जो कोई गैरत वाला कोई इंसान कर नहीं सकता। अब मुझे प्रोटेक्ट करेगा निजाम। अब मैं क्या करूंगा? अब मेहंदी मचा दूंगा। पुलिस के कई ऐसे अफसरान और एसएचओज हैं, कई। अच्छा, मैं ओवरऑल पुलिस की बात करूं तो मैं पुलिस की अक्सरियत को ईमानदार समझता हूं, करप्ट नहीं समझता। काली भेड़ें कम है, अक्सरियत उन लोगों की है पुलिस में आज भी जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोजी रोटी अपने हलाल पैसों से मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। जिन कईयों के पास बाइक्स नहीं है, ऐसे जिनके पास बाइक्स हैं, गाड़ियां नहीं है, मतलब इस तरह के हैं। लेकिन इस वक्त जो जितने पंजाब पूरे में जो एसएचओ लगे हुए हैं ना, 95% ऐसे जो कंप्रोमाइज्ड हैं। भाई जो अपने आप को पेश कर रहा है तो एसएचओ लगा है ना कि मैं हर चीज करूंगा। दूसरी बात यह है कि मशहूर है फलां एसएचओ का रेट 3 लाख से शुरू होता है, फलां का 4 लाख से शुरू होता है, ये कत्ल के केस में 5 लाख लेता है, ये फलाने, मतलब ये आम डिस्कस होता है। मतलब आप अंदाज लगाएं। और इतनी करप्शन, इतनी लूटमार, इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म पता नहीं शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ हो। ये सारा मामला मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाने के ऊपर भी तो नहीं ख़राब हो रहा, क्योंकि कहा जा रहा है जंग से गालिबन इलेक्शन भी वो लड़ेंगे। बल्कि शहबाज गिल तो ये तक कह रहे हैं कि पीटीआई के 2 लोग हैं जो बड़े करीबी दोस्त हैं मोहसिन नकवी के, उनकी किसी एक की छोड़ी हुई नशस्त पर वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी मदद भी हासिल होगी। मैं माजरत के साथ मैं इससे तो इतफाक नहीं करता शहबाज गिल साहब से। पीटीआई के रहनुमाओं की मदद की क्या जरूरत है मोहसिन नकवी को? भाई फॉर्म 47 ही जारी करना है ना, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। एक आरोप की मदद की जरूरत है और अदालतों की मदद की जरूरत है। अदालतें साथ हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्ट याहिया खान साथ हैं, आलिया नीलम साथ हैं। अदालतों का मसला कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में से एक आरोप उठाना है, उससे फॉर्म 47 तैयार करवाना है। पीटीआई का कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि हमने मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाना है, एक मैसेज कर दे इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ को। पहले एक मैसेज करें शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ साहब की पहले खबर आएगी कि उनकी कमर में शदीद दर्द और चेकअप के लिए रवाना। 6 घंटे बाद खबरें आने लग जाएंगी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर्स ने कहा है कि आपका इलाज ना लंदन से होगा। फिर शहबाज शरीफ साहब का दो दिन पूरी हाइप रहेगी। 2 दिन बाद शहबाज शरीफ साहब का आएगा कि मैं, क्योंकि मेरा एक सीवियर मामला हो गया, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है, क्योंकि हम तो सादा अक्सरियत हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या होगा कि पीपल्स पार्टी नाम देगी मोहसिन नकवी साहब का। अच्छा, पीपल्स पार्टी खुद देगी नाम? पीपल्स पार्टी नाम देगी अगर एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया। अगर सारा अगर मगर है, ठीक है, पीपल्स पार्टी नाम देगी मोहसिन नकवी साहब का। और मोहसिन नकवी साहब का नाम पीपल्स पार्टी जब देगी तो नून लीग कहेगी कि क्योंकि हम अकेले तो बना नहीं सकते, तो हमारा वज़ीर आज़म था तो पीपल्स पार्टी ने हमें वोट दिया था, तो अब हम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। अब आप पार्लियामेंट के बाहर उस दिन मौजूद होंगी जिस दिन वोटिंग हो रही होगी, या पार्लियामेंट के अंदर अचानक आप देखेंगी कि एक प्रोटोकॉल आएगा और जब दरवाज़ा खुलेगा तो आप देख के हैरान रह जाएंगी कि सबसे पहले वोट डालने के लिए जो शख्सियत पहुंची है उनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने नए कपड़े पहने हुए हैं, नहा धो के, खुशबू लगा के सबसे पहले मियां साहब आए हैं वोट डालने के लिए। और शहबाज शरीफ साहब भी लंदन बाद में जाएंगे, पहले वोट देंगे कि जी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुझे वोट दिया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इत्तेहादी हैं, हमारे दिल एक साथ रखते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम सच्चा प्यार करते हैं और ऐसा मोहब्बत ऐसा प्यार करते हैं ऐसा कोई किसी से नहीं करता होगा, और मैं वफा करने के लिए आज यहाँ पे हाजिर हूँ। मैं मोहसिन नकवी को वोट डाल के दूँगा। वोट डालेंगे तो शहबाज शरीफ फ्लाई कर सकेंगे। शहबाज शरीफ भी वोट डालेंगे, नवाज शरीफ भी वोट डालेंगे मोहसिन नकवी को, और मरीम नवाज साहबा गैलरी में बैठ के क्लैपिंग कर रही होंगी मोहसिन नकवी साहब के लिए और उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेज़। और जो सबसे पहले जाके मुबारकबाद देंगे मोहसिन नकवी को, उनमें से मरीम नवाज साहबा टॉप 5 में होंगी जो जाके मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद देंगी। तो इस्टेब्लिशमेंट को मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मैसेज। आपको लगता है वैसे ये होगा मोहसिन नकवी जो खबर है कि वज़ीर आज़म? मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं तब्दीली। अच्छा, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। अच्छा, एक आपका क्लिप बड़ा वायरल है क्योंकि वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म हाउस की हम बात कर रहे हैं कि पीएम हाउस के अंदर जो स्टाफ है वो इमरान खान को याद करता है, ड्यूटी बेशक वो शहबाज शरीफ और बाकियों के साथ दे रहे हैं।
अच्छा ये मैंने क्या कहानी है? अच्छा मैंने वो उनका पीएम ऑफिस का तो नहीं कहा था, वो किसी ने पर्सनल स्टाफ पीएम, वो अच्छा। नहीं वो मैंने पीएम का भी नाम नहीं लिया था। हाँ, मैंने किसी और शख्सियत का कहा था, वो है इस वक्त पार्लियामेंट में, ठीक। हुकूमत में है, हाँ, और अहम तरीन 5-6 लोगों में से, ओके, अहम तरीन 5-6 लोगों ठीक। में से। उनके उनकी जो सिक्योरिटी थी, हुँ। उनमें से 2 लोग आके हमें मिले। मैं था, साथ एक और जर्नलिस्ट थे, हुँ, और आके मिले, और मेरे लिए हैरान-कुन था। मेरे ज़हन में ये था कि ये अगर उनके साथ हैं तो ये उनके वर्कर होंगे। जी, जी। तो उन्होंने आके बताया कि वो प्रोफेशनल एक ड्यूटी पर हैं। हुँ, एक कंपनी की तरफ से उनको ये ड्यूटी असाइन की सही, गई है सही। सिक्योरिटी की। और उन्होंने मुझे आगे कहा कि हम तो दुआ करते हैं झोलियाँ उठा-उठा के कि इमरान खान वापस आए, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। तो जब उन्होंने ये बातें की, मैंने कहा आप तो इनके साथ ड्यूटी करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा इनके साथ कोई, हम इनके वर्कर नहीं हैं, हुँ। हम तो प्रोफेशनल ड्यूटी करते हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिससे इन्होंने सर्विसेज ली हुई हैं सिक्योरिटी की, ठीक, ठीक, तो सही हम कहा। उसके तहत। तो मैंने पीएम सेक्रेटेरिएट या पीएम ऑफिस का नहीं कहा था, हुँ, मैंने एक शख्सियत का कहा था जो हुकूमत में है। ठीक। और लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, आप आज चली जाएँ पीएम ऑफिस में, हुँ। पीएम हाउस में आज चली जाएँ, आपको 5 ऐसे लोग मिलेंगे जो छुप के आपको कहेंगे कि दुआएँ करते हैं इमरान खान के लिए। ये बात एक फैक्ट है। तो ये मलिक रियाज़ वाला मामला क्या है? एक तो 2-3 चीज़ें इकट्ठा सवाल कर लेते हैं। जी, एक जी। तो सरफराज डोगर की चैम्बर से फ़ैसला निकलता नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के ज़राए के नाम से फ़ैसला चल पहले जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा, मलिक रियाज़ वाला मामला, इसमें अब्दुल मजीद, फिर ज़रदारी, ये सब नाम हैं, अगर हम जाली अकाउंट स्कैंडल की बात करें। लेकिन सख्ती या घेरा तंग मलिक रियाज़ के गिर्द ही, ऑल्दो वो भी एक सेन आदमी नहीं थे, जो कुछ उन्होंने भी किया, लेकिन ये सख्ती और घेरा तंग उन्हीं के गिर्द क्यों? इमरान खान के खिलाफ शहादत नहीं दी, ये वजह या कोई और वजह है? देखिए, अब मामला इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से बहुत आगे चला गया। ठीक। अब मामला बहुत बड़ा है। हुँ, इमरान खान की गवाही के मामले में डट के मलिक रियाज नहीं दी उन्होंने, हुँ। और ये चीज़ उनको पे बैक करेगी अवामी सतह पे। बहुत ज़्यादा लोग आज भी उनके बारे में कहते हैं कि यार बंदा डट गया है। देखिए, मलिक रियाज के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं ना, हुँ, जब मलिक रियाज के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो ज़मीनों पे, गरीबों की ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, जी। उस वक्त हुँ, तमाम इदारे उनके साथ थे। बिल्कुल। जब उन पे ये इल्ज़ाम था कि वो लोगों से पैसे ले लिए और प्लाट नहीं दे रहे, तमाम इदारे साथ थे। आज जो मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं, वो ये नहीं हो रही कि उन्होंने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया और उसको हुँ। पैसे नहीं दिए, उन्होंने किसी से पैसे लिए और प्लाट, ये तो कार्रवाई नहीं हो रही उनके जी, जी, खिलाफ। बिल्कुल। हुँ, मामला बिल्कुल कुछ और है। और मैं आपको बता दूं, मलिक रियाज जो है ना, इस सिस्टम को जिस हद तक नंगा मलिक रियाज ने देखा है ना, पाकिस्तान में किसी ने इतना नहीं देखा हुआ। मलिक इसके अंदर रियाज, मौजूद रहे काइंड ऑफ। हाँ, इस सिस्टम को उन्होंने उंगलियों पे नचाया है, हुँ, उन्होंने पहिए लगाए हैं फाइलों को। उनसे बेहतर इस सिस्टम को कोई नहीं जानता। मलिक रियाज को पता है कि ये हुँ, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने की मुश्किल है, ठीक है। सिस्टम बदलने हैं, सारे फैसले खत्म हो जाने हैं, क्योंकि सारा कुछ जो मलिक रियाज के खिलाफ हो रहा है वो गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ठीक है। और जो उनके लोगों को उठाया जा रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है। हुँ, उनके चादर चाहदीवारी का तकद्दुस पामाल करके जिस तरह से उनको उठाया जा रहा है, बहुत जुल्म है। इसको किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हुँ, मलिक रियाज साहब के जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनके ऊपर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उनके खिलाफ, उनके साथ होने वाला जुल्म और नाइंसाफी, ये बहरहाल बंद होनी चाहिए। तो इन्वेस्टर पे क्या इंप्रेशन जाएगा इस सब से? क्योंकि वो इससे शख्स जो निज़ाम का हिस्सा था, अगर उसके साथ ये हो रहा है तो। इससे पाकिस्तान में हर बिजनेसमैन को ये मैसेज आ रहा है कि आप जितना मर्जी पाकिस्तान में देखें, मलिक रियाज साहब ने गलत चीज़ें की हैं, हुँ, ये तो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने लाखों लोगों को रोज़गार भी तो दिया ना, हुँ, लाखों लोगों ने उनके बैरियर टाउन से पैसा भी तो कमाया ना, ठीक है? आज हज़ारों लोग, लाखों लोगों की का जो लाइफ़स्टाइल है वो भी तो बदला ना, बैरियर टाउन। आज भी आप चले जाएँ तो आप कहते हैं कि हुँ, यार कोई मलिक रियाज़ ने एक, मतलब एक पाकिस्तान के अंदर, कराची वाला मैंने देखा नहीं है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो आप मैसेज ये दे रहे हैं कि कोई भी बिज़नेसमैन पाकिस्तान में जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दे, जब किसी बात पे आपसे बिगड़ेगी तो आपके कारोबार मिलियमेट हो जाएँगे, आपके अकाउंट्स बंद हो जाएँगे, आप की फैमिली को पाकिस्तान से भागना पड़ेगा, हुँ। आप पे ज़मीन तंग कर दी जाएगी, आपके साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनके घरों की चादर चाहदीवारी का तकद्दुस पामाल होगा। ये मेरे ख़्याल में मैसेज को ठीक नहीं है जो तो कारोबारी बहिया चीज़। टाउन क्या किसी और सोसाइटी की मार्केट खराब कर रहा था, या कोई और अल्टरनेट लाके खड़ा करने की वजह क्या है ये सब मलिक रियाज के देखिए, खिलाफ? तरह-तरह की बातें हैं। हुँ, कोई कहता है कि बैरियर टाउन के कुछ फ़ेज़ेज़ हैं जो डीएचए लेना चाहता है। सही। कोई कहता है कि मलिक रियाज़ साहब ने डीएचए के पहले से पैसे देने हैं।
कोई कहता है कि बैरियर टाउन को इतना डाउन करना है ताकि DHA का कारोबार ऊपर चला जाए। ये तरह तरह के इल्जामात हैं, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन जिस चीज़ का हमें पता है वो ये है कि मलिक रियाज के खिलाफ अभी ये जो उनकी ऑक्शन हुई है सारी, ये गैर कानूनी, ये मेरे ख्याल है केस मलिक रियाज सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएंगे ऑक्शन वाला। ओके अच्छा 14 अगस्त पे आते हैं। 14 अगस्त इमरान खान की अगली कॉल, पहली कॉल से वो बहुत खुश हुए हैं। हाँ जी। अगली कॉल ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगता होगा? लोगों को कैसे रोकेंगे? दफा 144 भी नहीं लग सकती, लोग पाकिस्तान के झंडे लेके निकलेंगे, आगे जाके PTI के निकाल लेंगे। मतलब ये इस वाले तमाम मामले पे क्रैकडाउन कैसे होगा? मेरे एक सवाल का जवाब दें। पाकिस्तान का झंडा भी हमारे लिए बड़ा मुकद्दम है। हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारी पहचान है, हमारा फ्लैग, हमारा झंडा। लेकिन हमारा झंडा ज्यादा मुकद्दस है या कुरान मजीद ज्यादा मुकद्दस है? ऑब्वियसली कुरान मजीद। PTI जब आई थिंक वो तौहीने कुरान मजीद का मामला हुआ तो तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया कि हमने ना हर शहर में ना चौकों और चौराहों पे चटाइयाँ दरियाँ लगा के और कुरान खानियाँ करनी है। वो भी नहीं करने दी गई। ये तौहीने कुरान वाले मामले में था, तौहीने कुरान मजीद वाले मामले में था, ये पता नहीं किस मामले में था, करनी उन्होंने कुरान खानियाँ थी। वो कुरान मजीद लेके आ रहे थे और उनको नहीं आने दिया गया था। कुरान मजीद के साथ उनको नहीं आने दिया गया था कुरान खानी के लिए। तो ये आप ना सोचें कि 14 अगस्त आसानी से रैलियां, मतलब 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस को 14 अगस्त को भी बर्बरियत उसी तरह से होगी जैसी बर्बरियत अभी 5 अगस्त से पहले हुई है, जो पिछले 3 साल से हो रही है। तो सेलिब्रेशंस को रोकेंगे कैसे? अवाम तो वैसे ही निकल रही है। अवाम देखें, लोगों को मारेंगे ना, पहले घरों से उठाएंगे, खौफ फैला देंगे। लेकिन ये बात ठीक है, जो 5 अगस्त को लोगों को कॉन्फिडेंस मिला है ना, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में 14 अगस्त को लेके, और 14 अगस्त को बहुत वीडियो सामने आएंगी। तो ये गंडापुर साहब यही खेलते रहेंगे जो खान साहब ने प्लान भी फिलहाल यही दिया हुआ है कि निकलना है, निजाम को थकाना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हुकूमत उनकी भी अब जा रही है। तो आपको नहीं लगता उन्हें अब खुल के खेलना चाहिए? जानी तो है ही हुकूमत, आज गई कल गई, MPS को नाहल भी होना है। मेरा नहीं ख्याल KP की हुकूमत जाएगी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखें, KP की हुकूमत ने ही तो निज़ाम को बचाया हुआ है। मुझे बताएं, अगर जिस दिन बाजोड़ वाला एक वाकया हुआ और लोगों ने एक आग लग गई नफरत की और लोगों ने कहा जी इस्लामाबाद चलो, किस वजह से लोग इस्लामाबाद आने से रुके? कि KP की गवर्नमेंट ने मामला टेकअप कर लिया, आ जाए, जिरगा बुला लिया, तो लोग नहीं है। जब PTM के 3 लोग शहीद हो गए खैबर में, जो उनका जिरगा था, 2-3 लोग शहीद हो गए और लोगों ने कहा उठाओ डेड बॉडीज और चलो इस्लामाबाद। तो किसने प्रोटेक्ट किया इस निज़ाम को? KP की गवर्नमेंट ने किया ना, कि उन्होंने बुला लिया, जिरगा बुला लिया और सारों को इकट्ठा कर लिया और ठीक है जी ये कर देंगे वो कर देंगे। बन्नू में जो एक अमन मार्च और वो सारा मामला हुआ, किसने प्रोटेक्ट किया? अली अमीन गंडापुर गए तो लोगों ने कहा कि ठीक है अली अमीन गंडापुर आ गए तो हम इन पर एतमाद करते हैं, और लोग उठ गए और धरना ख़त्म कर दिया। KP के गवर्नमेंट जो मौजूदा है वो मौजूदा निज़ाम की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज आप अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिरा दें, 1 माह में ये निज़ाम गिर जाएगा। तो फिर अली अमीन गंडापुर खुद हुकूमत क्यों नहीं छोड़ते? इमरान खान ने कह दिया स्टेप डाउन के लिए ऑपरेशंस नहीं रुकवा सकते। इमरान खान अगर उन्हें कहेंगे कि छोड़ दें तो वो छोड़ देंगे, लेकिन कहा ना कि अगर आप ऑपरेशंस नहीं रुकवा सकते। अभी तो उनका ये कहना है कि ऑपरेशन रुका हुआ है, ठीक है, उनका ये कहना है कि ऑपरेशन रुका हुआ है। दूसरी बात ये है कि देखें, मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास हैं 2 महीने और वो खुद से वो डिसाइड कर चुके हैं। ये नहीं कि उनको किसी ने अल्टीमेटम दिया, वो जो उन्होंने 90 दिन वाली बात की थी उसके तनाजुर में कह रहा हूँ। मैं ख्याल उनके पास 2 महीने में अगर तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा हुआ है कि आप बातचीत के जरिए मामला तय कर सकते हैं तो कर लें खान के साथ, वरना वो उस तरफ चले जाएंगे अली अमीन गंडापुर के जिससे ये निज़ाम और इदारे उनकी हुकूमत खुद गिरा देंगे। और अगर वो नहीं करेंगे जो उनको करना चाहिए 2 माह बाद, तो इमरान खान वैसे इतना स्पाइन है उनमें, कर लेंगे वो ये सब? आपको लगता है? देखें, आप उनसे ना कभी वो कुछ जितना मर्जी कभी वो कुछ देखिए, जब आप या तो डिसाइड कर लेना इमरान खान साहब कि हुकूमत गिरती है गिर जाए KP की और दमादम मस्क के अंदर, तो ठीक है। फिर वो जब PTI ये भी कहेगी कि हमने KP के गवर्नमेंट भी बचानी है क्योंकि हमारे वहाँ पे सैकड़ों लोग उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ लिया हुआ है, वहाँ पे महफूज है, तो फिर आपको कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है इदारों के साथ। ये दोनों चीज़ें नहीं, कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत सारी चीज़ें ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। या तो आप डिसाइड कर लेंगे KP की गवर्नमेंट गिरती है गिर जाए, लेकिन हम दमादम मस्क के अंदर करेंगे। देखिए, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप ना
अब अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में वो टोन इस्तेमाल नहीं करते, वो चीज़ें नहीं करते जो आप करते थे। मैं उन्हें कहता हूँ कि अक्टूबर में हमने कहा अली अमीन गंडापुर गद्दार है, कंप्रोमाइज्ड है, उसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। नवंबर में हमने कहा कि वो गद्दार है, उसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, वो उसने बड़ी ज्यादती की। ना इमरान खान ने उसको अक्टूबर में हटाया, ना इमरान खान ने उसको नवंबर में। लेकिन इमरान खान तो हटा नहीं सकते अभी ना, मतलब बड़ा बिखर जाएगा सब। देखिए कोई नहीं बिखरेगा। मेरी एमपीए से वहां बात हुई है, वो कहते हैं आज इमरान खान अनाउंस करे, जिसको कहेगा 2-4 दिन के अंदर अंदर वो वज़ीर आला बन जाएगा। देखें अगर अली अमीन गंडापुर के इमरान खान नहीं हटा रहे तो कोई तो रीजन होगी ना कि नहीं हटा रहे। तो ठीक है, जहां पे उन पे तनकीद बनेगी मैं तनकीद करूंगा। तो ये पे नवंबर से पहले आपको लगता है, क्योंकि नवंबर में एक अहम काम होने जा रहा है, आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर को ऐसी पावरफुल तहरीक चला सकते हैं या चलाएंगे? एक बात का मुझे पता है जी कि जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब को ये कह दिया गया कि केपी की गवर्नमेंट गिरती है गिरे, लेकिन बस अब दमादम मस्त कलंदर है, कोई बातचीत नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। मतलब आपको लगता है अभी तक खान साहब ने, सॉरी इंटरप्ट करी, ये कहा ही नहीं है? देखें अभी उनको ये नहीं कहा गया कि केपी की गवर्नमेंट जाती है तो जाने दें। ठीक, जिस दिन उनको ये कहा गया ना कि केपी की गवर्नमेंट जाती है तो जाने दें, लेकिन बस आर या पार है, वो वाला नहीं जो वो बयान देते हैं जी एक्चुअल में। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो या इमरान खान को रिहा करवाएंगे या इस निज़ाम को गिराएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। उनके अंदर ये कैपेसिटी बिल्कुल मौजूद है कि वो दमादम मस्त के अंदर कर सकते। मतलब आपको लगता है इस निज़ाम के पास उनके वीक पॉइंट्स नहीं है, जो नॉर्मली एक परसेप्शन है? वीक पॉइंट हो भी जब भी वो ये लड़ाई पे हो, जब लड़ाई और अली अमीन गंडापुर लड़ाई कर सकते। वैसे सिद्दीक जान साहब आपको क्या लगता है, लेजिटिमेसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पूरा निज़ाम छोड़ नहीं देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि उनको नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली छोड़ देनी चाहिए। ठीक, इससे बाहर आना चाहिए, लेकिन केपी की गवर्नमेंट नहीं छोड़नी चाहिए। तो खान ने कहा है कि दोबारा इलेक्शंस कॉन्टेस्ट ना करें, लेकिन यहाँ तो ये वापस कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच वो अभी इसलिए करवा रहे हैं कि अभी इसके अंदर एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ख्याल है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। ठीक, तो अभी खान साहब से ना एक बार फिर पूछा जाएगा। तो अगर खान साहब कायल हो गए तो कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। खान साहब ने कहा नहीं लड़ना तो वापस ले लेंगे। आखिर में 1-2 सवाल आते हैं। एक तो सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया को भी नवाज दिया गया, इस पे क्या कहेंगे आप? भाई जो उन्होंने खिदमात दी हैं, ये ओहदा तो उनकी मिसेस को दिया गया कुछ भी नहीं है। उनकी तो आने वाली नस्लों को भी नवाजा जाएगा शरीफ खानदान की जानिब से और इस निज़ाम की जानिब से। और जिस तरीके से आईनी बेंच बनाया क्यों गया था कि ज़ेर अल्तवा केसेस को वाइंड अप करना है, लेकिन आप देखिए बोझ एक तो आवाम पे बढ़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट में तादाद भी कुछ 34 के लगभग आप सही बता सकते हैं कर दी गई है, 33-34। तो इससे हासिल क्या हुआ है? आईनी बेंच ने फैसले भी कोई नहीं किए, तो ये क्या था ये सारा कुछ? इसका मकसद जजेस को नवाज के ऊपर लाना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था और सुप्रीम कोर्ट को अपने ज़ाती हामी जजेस से जो हलफ के मुताबिक ना चलें, इनसे किए गए वादों के मुताबिक चलें, उनसे भरना था तो भर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। मकसद तो लोगों के केसेस डिसाइड करना तो मकसद ही नहीं था, वो तो सब फ्रॉड था ना, वो तो झूठ था सब, ऐसा नहीं। 27वीं तरमीम आएगी? 27वीं तरमीम जो चीज़ें ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई हैं पाकिस्तान में, पहले मैं कहता था कि ठक 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 करके 27वीं तरमीम आएगी, अब मुझे इतना आसान नहीं लगता, मुझे बहुत मुश्किल लगती है अब 27वीं। नवंबर का महीना अहम होगा, मेरा ख्याल है तो आने वाला हर हफ्ता आम है, आने वाला हर हफ्ता आम है। चीज़ें नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही। खुदा न खास्ता कुछ भी पता नहीं क्या ट्रिगर होगा और चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। पाकिस्तानी कौम इस वक्त या किसी मौजे के इंतज़ार में या किसी हादसे के इंतज़ार में।